आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12 तारीख के सेट को, 12 तारीख का थर्ड शिफ्ट का सेट। क्वेश्चन 1 है आपका, एक नाविक जो है धारा के प्रतिकूल 1 घंटा में 2 किलोमीटर नाव चलाता है। धारा के प्रतिकूल आपका चाल क्या हो जाएगा? चाल होता है दूरी बटा समय। दूरी 2 किलोमीटर है, समय 1 घंटा लग रहा है, दूरी बटा समय यानी 2 किलोमीटर पर आवर हो गया। धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या है? दोनों का चाल जुटा हुआ है, नाव और धारा का, तो धारा के प्रतिकूल आपका चाल आ गया। धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या है? दोनों का चाल आपका घटा के लिखा हुआ है। नाव का चाल और धारा का चाल, इन दोनों के अंतर को बोलते हैं धारा के प्रतिकूल में चाल। तो धारा का प्रतिकूल चाल क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहता है धारा के अनुकूल 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। अनुकूल का मतलब क्या है? नाव का चाल धारा के साथ जुटेगा। अगर धारा के अनुकूल जाएगा तो नाव का चाल और धारा का चाल क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, यानी कि आपका x + y। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी है 1 किलोमीटर, समय है 10 मिनट। 10 मिनट मतलब क्या? 10/60 घंटा। 10/60 घंटा यानी क्या हो जाएगा आपका? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के प्रतिकूल आपका चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल आपका चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आपका नाव का चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, यानी 8/2 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और अगर धारा का चाल निकालना है तो घटा के 2 से भाग देंगे। अगर धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल चाल दिया हुआ है तो नाव के चाल के लिए जोड़ के 2 से भाग देते हैं, धारा के लिए घटा के 2 से भाग देते हैं। तो नाव का चाल आपका निकल गया। वेलोसिटी ऑफ बोट इसको बोलते हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 6 किलोमीटर जाना है किस चाल से? स्थिर जल मतलब केवल नाव के चाल से, यानी 4 के चाल से। कितना टाइम लगेगा? 3/2 घंटा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट आपका है 918768 कहता है को 8 से विभाज्य बनाने के लिए a को दिया जाने वाला सबसे छोटा मान। a के जगह पे सबसे छोटा कौन सा मान रखेंगे ताकि ये नंबर 8 से विभाजित हो जाए? तो 8 से विभाजित कब होता है? जब 8 से विभाजित होने का रूल क्या है? जब अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरा अंक आपका क्या हो जाएगा? 8 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए a की जगह पर सबसे पहले छोटा मान रखते हैं 0 रखेंगे तो 8 × 7 = 56, 4 और 2 बच जाएगा। तो 0 तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 2 आपका कटेगा नहीं। अगर 1 रख देंगे तो 4 2 की जगह पर 5 2 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। 2 रख देंगे तो 6 2 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 7 2 हो जाएगा। और 7 2 और 8 9 में 72, यानी कि 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो एक जगह पर 3 रखेंगे सबसे छोटा मान तो आपका क्या हो जाएगा? 8 से कट जाएगा। एक वृत्ताकार चाप की जिसकी त्रिज्या 12 है। एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 12 है, केंद्र 25 डिग्री कोण है, त्रिज्यखंड का परिमाप पूछ रहा है। यहाँ देखिए त्रिज्यखंड, ये आपका सर्किल है। ये आपका है त्रिज्यखंड। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। मतलब भुजा OA, भुजा OB और AB, ये जो चाप का लंबाई है वो, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो त्रिज्यखंड का परिमाप आ जाएगा। तो OA क्या है? आपका त्रिज्या है। OB क्या है? त्रिज्या है। और आपको ये L निकालना है, चाप की लंबाई निकालना है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा। देखिए यहाँ 30 दिया हुआ है। चाप की लंबाई होता है θ/360 × 2 पाई। पाई का मान देखिए आपका दिया हुआ है 3.14 × r। r आपका दिया हुआ है क्या? त्रिज्या 12 दिया हुआ है। चलिए 12 × 36 और ये 12 से ये 12 कट जाएगा, यानी L का क्या आ गया मान? 6.28 आ गया। L का मान आ गया 6.28। ये आपका L आ गया 6.28 और त्रिज्या आपका क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, त्रिज्या 12 दिया हुआ है। परिमाप क्या हुआ है? बस सबको जोड़ देना है। तो 12 + 12 + 6.28, 12 12 24 6 30, 30.28। ये आपका क्या हो जाएगा? परिमाप। ठीक है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा 12% प्रति ब्याज दर से 13 महीनों में 6700 का साधारण ब्याज कितना होगा?
साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन आपका है 6700 मूलधन गुना समय 13 महीना है, 13 महीनों को हम साल में बदल लेते हैं 12 से भाग दे करके। मूलधन गुना समय गुना दर 12 है बटा 100 12 से 12 कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा। 13 गुना 7 91, 9 13 6 78 और 10 88, 10 की हैं तो 88 होगा, 9 लेकिन जोड़ना था तो 87 हो जाएगा, 871 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 8 मीटर ऊंचे एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि। तंबू के आधार का परिधि 32 पाई दिया हुआ है, 32 पाई मीटर। आधार का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। आधार का परिधि, ये आपका शंक्वाकार तंबू है, इसका आधार का परिधि क्या होगा? आधार आपका चूँकि वृत्ताकार है तो परिधि 2 पाई और होगा, और परिधि दिया है 32 पाई। पाई से पाई कट हो जाएगा, 2 से 16 दूना 32, यानी त्रिज्या कितना आ जाएगा आपका? 16। ये त्रिज्या आपका 16 आ गया। ऊंचाई 8 ऑलरेडी दिया हुआ था, ऊंचाई आपका 8 है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ आपका पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई देखिए आंसर सारा जो है वो पाई में ही है, तो पाई को पाई छोड़ देते हैं, आर के जगह पर 16 है तो 16 रखते हैं। एल निकालना है हमको, ठीक है, एल निकालना है। अब देखिए एल यहाँ से निकालते हैं, 8 दूना 16, तो ये 1 है, ये 1 आपका है ऊंचाई, आधार का त्रिज्या 2 हो गया, 1 2 है तो कारण क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 हो जाएगा, √5। 8 से काटे हैं सबको तो 8 से गुना कर देंगे तो 8 फुट 5 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? कर्ण 8 फुट 5 निकल गया, यानी कि आपका एल का मान आ गया 8 फुट 5। 16 × 128 √5 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस एल निकालना था, पाई आर एल का सूत्र लगा दिए। साइन 150 का सटीक मान, क्वेश्चन नंबर 6, साइन 150 का सटीक मान पूछ रहा है। साइन 150 को हम लिख सकते हैं 180 - 30। 180 - 30 को क्या बोलते हैं? 50 बोलते हैं। आपको पता है साइन 180 पे चेंज नहीं होता है, मतलब साइन में ही रह जाएगा, यानी साइन थीटा हो गया आपका साइन 30 डिग्री। ये आपका 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन 30 का मान क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। नेक्स्ट आपका है समीकरण इतना और इतना के अनंत हल हैं। अभी देखिए इसके पिछला सेट में भी यही सवाल आया था, सेम सवाल था। अनंत हल का क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ये तीनों बराबर है मतलब इक्वेशन के अनंत हल होंगे। a1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? a1 x का गुणांक होता है, यानी इसका वैल्यू है 2। इधर a2 आपका x का गुणांक है, इसका वैल्यू है 8। b1 का वैल्यू क्या है? b1 y का गुणांक होता है 1। इधर y का गुणांक क्या है? b। c1 कांस्टेंट टर्म है a, और इधर c1 क्या है? 12। अब देखिए पहला दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम, पहला दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 2 × 8, b का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। पहला दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, b का मान क्या आ गया? 4 आ गया। आपको पूछ क्या रहा है? a और b के मान का योग पूछ रहा है। तो अब देखिए पहला और लास्ट को सॉल्व करते हैं, पहला और लास्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2/8 = a/12, 2 × 8, 4 × 12, यहाँ से a का मान कितना आ गया? 3 आ गया। आपसे पूछ रहा है क्या? दोनों का योग पूछ रहा है, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा? 4 + 3 हो जाएगा आपका 7। ये सवाल आपका हर सेट में आ रहा है आपका अनंत हल वाला। इसमें 3 कंडीशन होता है। एक होता है अगर a1/a2 ≠ b1/b2 होता है, मतलब आपका एक हल होगा। एक हल को अद्वितीय हल भी बोलते हैं, अद्वितीय हल। अगर a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 हुआ, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और अगर इसी में आपका a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हुआ तो इसका क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है इसका, अनंत हल, अनेक हल, अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कुछ भी बोलिए। ये तीनों कंडीशन से सवाल आ रहा है। नेक्स्ट आपका है एक बिल पर 25% की छूट तथा 15 और 20% की 2 क्रमिक छूट के बीच अंतर। तो 25% का छूट अकेला है और 15 और 20% का क्रमिक छूट है, तो 15 और 20 का क्रमिक छूट कितना हो जाएगा? a + b -
ए बी बटा 100, 20 25 100, 5 3 15, यानी 35 माइनस 3 कितना हो जाएगा 32। तो पहले 25% छूट था, 15 और 20 का क्रमिक छूट निकाले तो एकल छूट आ गया 32%, तो डिफरेंस कितना का हो गया 7 का। यहाँ डिफरेंस दिया है 28 का, तो 28 को 7 से कंपेयर कर देंगे। निकालना है बिल का राशि, बिल का राशि के लिए 100 से गुना, 7 चौ 28, 4 गुना 100 कितना हो जाएगा 400। हम यहाँ जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं वो ग्राफ के अलावा है, ग्राफ के अलावा सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ग्राफ का एक अलग से कंपाइलेशन करके वीडियो बना देंगे। 9.6 इकाई त्रिज्या वाला त्रिज्य खंडीय कोण 75 डिग्री है, तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होता है थीटा बटा 360, थीटा आपका दिया है कितना 75 डिग्री, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, त्रिज्या कितना दिया है 9.6। बस फॉर्मूला ही केवल लगाना है, 15 5 75, 15 दूना 30, 15 चौ 60, ठीक है। 5 दूना 10 से क्या होगा दशमलव हट जाएगा, 24 चौ 96, 4 पाई आपका आंसर आ गया, क्या आ जाएगा 4 पाई, ठीक है। चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। नेक्स्ट यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए प्लस सी माइनस 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है ब्रैकेट के अंदर में, देखिए ब्रैकेट के अंदर में आपको देखना है जो टर्म नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे तीन वैल्यू है ए बी सी, जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर में नहीं लिखा हुआ है वो ज़ीरो मान लेना है, यानी कि बी को हम ज़ीरो मान लेंगे। और बाकी जो वैल्यू लिखा हुआ है जैसे ए और सी लिखा हुआ है, तो जो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव में है तो +1, और अगर निगेटिव में है तो -1 वैल्यू, -1 रखना है, ठीक है। अगर पॉजिटिव में है तो +1 और निगेटिव में है तो -1। बस तो आपका ए और सी का मान आ गया +1, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में था, और बी आपका है ही नहीं तो बी का मान आपका क्या है 0 है। अब देखिए इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं चेक कर लीजिए एक बार। तो यहाँ ए का मान 1 है, सी का मान 1 है, चूँकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, उधर भी आपका क्या हो जाएगा ए प्लस सी 2, 1 1 2 हो जाएगा, 2 - 1 1, 1 गुना 2 2 हो जाएगा, 2 बराबर 2 हो गया, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। बस यहाँ वैल्यू रख दीजिए, ए का मान 1 है, 1 का क्यूब 1, 0 है बी का मान, और सी का मान 1 है, 1 का क्यूब 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट आपका है दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 1.1/3 और 2 घंटा भर रहा है। पाइप 1 जो है 1.1/3 का मतलब क्या है 4/3 घंटा, यानी 4/3 घंटा में भर रहा है, और जो दूसरा पाइप है वो 2 घंटा में भर रहा है। ये टाइम दिया है, फिर एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा 4/3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाला का एचसीएफ निकालते हैं, यानी एलसीएम 4 ही आएगा। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 4/3 में 4 से भागा देंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 में 4 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। एफिशिएंसी 3 और 2 का आ गया। कहता कितने समय में खाली टंकी भर जाएगा, अगर दोनों पाइप एक साथ खोलते हैं तो दोनों पाइप एक साथ खोलने का मतलब क्या है आपका 3 और 2 5 की क्षमता से भरेगा, तो 5 की क्षमता से 4 भाग टंकी कितना में भर देगा 4/5 मिनट में, या घंटा में दिया तो 4/5 घंटा में, लेकिन आपका आंसर मिनट में पूछ रहा है, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है 60 से गुना करना पड़ता है, 12 × 25 = 60, 12 × 4 = 48 मिनट। नेक्स्ट आपका 50 नंबर है, मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है √AB, मध्यानुपाती होता है √AB। √A का मान दिया है 2 और B का मान दिया है 32, 32 दूना 64 का वर्गमूल 8, आंसर आपका 8 आ जाएगा। मध्यानुपाती होता है √AB। नेक्स्ट आपका देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर हम कॉट को कॉसेक से भाग दें तो क्या निकल के आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा थ्योरम पे। कॉट को कॉसेक से भाग दें तो क्या आएगा, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं कॉस बटा साइन, और नीचे में कॉसेक है तो कॉसेक, और साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, साइन इंटू कॉसेक क्या होता है 1 हो जाता है, मतलब सिर्फ क्या बच जाएगा ये कॉस थीटा बच जाएगा। यानी कि कॉट को अगर कॉसेक से भाग देंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 7 cos A = 6, तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं कॉट बटा कॉसेक लिख सकते हैं। ये मेरे दिमाग में कहाँ से आया कि कॉट बटा कॉसेक लिखना है, ये क्वेश्चन देख करके, क्वेश्चन कॉट और कॉसेक में दिया हुआ था, तो एक बार ध्यान में एक बार चेक करके देखिए कि क्या कॉट बटा कॉसेक करके कॉस लाया जा सकता है।
तो यहाँ देखिए कि हाँ कॉट बटा कॉसेक करने से कॉसेक आ रहा है, सॉरी कॉट बटा कॉसेक करने से कॉस आ रहा है, तो हम कॉस को क्या लिख दिए कॉट बटा कॉसेक और 6/7 आ गया। अब देखिए कॉट का मान 6 हो गया, कॉसेक का मान 7 हो गया। बस यहाँ क्वेश्चन में पुट कर देना है। कॉसेक का मान 7 है, 7 कॉट का मान क्या है आपका 6 है, 6 7 और 6 13/1 कितना हो जाएगा 13, आंसर 13 आ गया। तो जब भी इस तरह का सवाल आपको मिले तो एक बार ध्यान दीजिए कि जो कॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में 7 cos A = 6, तो इस कॉस को क्या जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस टर्म में लिख सकते हैं, यानी कॉसेक और कॉट में पूछ रहा है तो क्या कॉसेक और कॉट में लिख सकते हैं। अगर लिख पाए तो क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा, और नहीं लिख पाए तो फिर PV H के रूप में निकालेंगे। P और B और H तीनों में से कोई 2 टर्म दिया रहेगा, तीसरा टर्म निकाल लेंगे, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट आपका है कौन सी संख्या 2, 5, 10 और 11 से विभाजित है। 2, 5, 10 और 11 से, तो 10 से विभाजित होने का रूल क्या है, अंतिम अंक 0 होगा तभी 10 से विभाजित होगा। मतलब पहला अंक तो कभी भी 10 से विभाजित नहीं हो पाएगा और तीसरा अंक भी 10 से विभाजित नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन बच गया कौन सा, 2 और 4 चेक करना है। तो 11 से विभाजित होने के लिए चेक करते हैं, 9, 5, 14, 14 और 7, 21, 8, 2, 10। अगर दोनों का डिफरेंस आपका 11 या 11 का कोई गुणांक है तो 11 से विभाजित होगा, यानी कि 11 से विभाजित है, तो यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। खर्च बचत 3:1, तो आपका आय कितना हो जाएगा। आय बराबर क्या होता है, खर्च जो भी आप खर्चा किए हैं और जो बचत किए हुए हैं दोनों को जोड़ देंगे तो आय निकल जाएगा। आय कितना हो जाएगा 3 और 1 4 आ जाएगा आय। मान ले इसको हम क्या करते हैं, दोनों को आपको 00 लगा करके, तीनों को 00 लगा करके 100 के गुणांक में ले आते हैं, यानी आय 400, खर्च 300, बचत 100, ये अनुपात में। ठीक है, कहता है उसका जो वेतन है, वेतन मतलब उसका आय जो है 25% बढ़ गया, तो 400 का 25% कितना होगा 100 हो जाएगा, 25 और 100, यानी 25% बढ़ने को तो 100 बढ़ गया, यानी कि 400 कितना हो गया 500 हो गया। बचत 10% बढ़ गया, बचत पहले से 100 था, अभी कितना हो जाएगा 10% बढ़ने को तो 110 हो जाएगा। तो खर्च कितना हो जाएगा, 500 रुपये कमाया, 110 रुपये खर्चा, 110 रुपये बचत किया, मतलब 390 रुपये वो खर्चा कर दिया होगा। तो कह रहा है कि खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा, कितना खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा, मतलब क्या खर्च कितना बढ़ गया। तो 300 से 390 हो गया। 300 को अगर हम 100 बोल सकते हैं, 300 को अगर काट करके हम 100 कर दें तो 390 130 हो जाएगा, मतलब 100 रुपये 130 रुपये हो गया, मतलब कितना परसेंट बढ़ गया 30% बढ़ गया आपका। नेक्स्ट आपका है tan × tan = 1। कभी भी tan × tan लिखा रहे तो tan के दोनों एंगल को जोड़ के 90 कर दीजिएगा। tan जब भी tan × tan लिखा रहे, tan x × tan y = 1, अगर ऐसा लिखा हुआ है मतलब tan के दोनों कोण को जोड़ करके, tan के दोनों कोण को जोड़ के 90 के बराबर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक tan का कोण है 4 थीटा और एक कोण क्या है 6 थीटा है, दोनों को जोड़ के 90 के बराबर कर देना है। तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा 90, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 9 डिग्री हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है cot 5 थीटा, cot 5 थीटा, थीटा का मान 9 है तो 9 × 5 = 45, cot 45 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में एक बार पूछ रहा है, कोई भी शिफ्ट उठा के देखिए क्वेश्चन पूछ ही रहा है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस ऑप्शन पहला इक्वेशन लीजिए, सिर्फ पहला इक्वेशन लीजिए और बस उसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए, ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देखिए, अगर वो सेटिस्फाइड हो गया तो वही आंसर आपका हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन आपका क्या है 5x - 3y + 7z = 22। x का मान 5 है तो 5 × 5 = 25, y का मान -8 है तो -8 × -3 +24 हो जाएगा, और z क्या है 7 का है, सारा नंबर प्लस में है, जोड़ के कभी भी 22 नहीं आ पाएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन लेके चलते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, x का मान -5 है तो -25 हो जाएगा, y का मान 3 है तो -3 × 9 हो जाएगा, z का मान 8 है, 8 × 7 = 56, 56 में आपका 25 × 9 = 34 घटा देंगे, 56 में 34 घटा देंगे कितना आएगा 22 आ जाएगा आपका, यानी यही वाला आपका क्या है ऑप्शन है।
बाकी चेक कर लीजिएगा, कोई भी वैल्यू आपका 22 के बराबर नहीं हो पाएगा। तीन इक्वेशन देने के बाद कोई ऐसा मान देना संभव ही नहीं है कि वो आपका सारे इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। जब भी कोई भी एक ऑप्शन उठाइए और पहला इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो उसको सेटिस्फाइड कर देगा बस वही आंसर मार देना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें। यहाँ देखिए ABD और FEC में BAD का मान आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। BAD ये वाला कोण आपका दिया हुआ है कितना, 60 दिया हुआ है। BD बराबर IC दिया हुआ है। BD देखिए, BD कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के ये BD आपका है। ये BD जो है, BD बराबर CE दिया हुआ है। C आपका ये वाला है, ये नंबर आपका C है। ABD बराबर FEC 90 डिग्री है। ABD ये ABD और FEC ये वाला क्या है आपका 90 है। और आपका AB बराबर FE दिया हुआ है। AB और FE दोनों बराबर दिया हुआ है। AB बराबर FE दिया हुआ है। यहाँ देखिए AB मतलब क्या है, ये है S, कोण B क्या है A, और ये BD क्या है S, यानी SAS इधर भी क्या दिया हुआ है आपका S, ये कोण आपका है E कोण है 90 डिग्री, और CE ये आपका S है, यानी SA से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। SAS से त्रिभुज क्या हो रहा है, सर्वांगसम हो रहा है। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो आपका क्या होता है, संगत कोण बराबर हो जाएगा। मतलब ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कोण C कितना हो जाएगा, ये वाला कोण, ये आपका जब ये 90 है ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है BAD तो ये 60 दिया हुआ है 60, और FCE ये वाला कोण कितना आ गया 30 निकल के आ गया। दोनों का रेशियो पूछ रहा है 2:1। सबसे पहले त्रिभुज को सर्वांगसम किए, फिर संगत कोण को बराबर कर दिए। सबसे पहले त्रिभुज को सर्वांगसम किए, फिर संगत कोण बराबर कर दिए। एक व्यापारी 4 रुपये और 6 रुपये प्रति केजी वाली दो प्रकार की चीनी की 5 केजी और 3 केजी मात्रा लेता है। पहला प्रकार का चीनी क्या है 5 केजी है, और दूसरा प्रकार का चीनी कितना है 3 केजी है। 5 केजी चीनी का रेट क्या है 4 रुपये प्रति केजी है, और 3 केजी चीनी का कीमत क्या है 6 रुपये प्रति केजी। टोटल चीनी कितना हो गया 8 केजी हो गया। 5 केजी 4 रुपये प्रति केजी यानी 20 रुपये यहाँ से, 3 केजी 6 रुपये प्रति केजी मतलब 18 रुपये यहाँ से। टोटल लागत कितना हो गया 38 रुपये हो गया। मतलब 8 केजी का कुल लागत कितना आ गया 38 रुपये आ गया। कहता है मिश्रण का लागत ज्ञात करें। तो 8 केजी का लागत 38 रुपये है, तो प्रति केजी कितना आ जाएगा बटा 8 कर देंगे। 4 दूना 8 19 दूना 38, 416.75 4.75 आंसर आ जाएगा। एक निश्चित उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ लागत का 320% है। मान लेते हैं कि लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य क्या है 100 है, तो लाभ क्या हो जाएगा क्रय मूल्य का 320%, तो 100 का 320% 320 ही हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्रय मूल्य आप निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 420। क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे तो भी क्रय मूल्य आ जाएगा। फिर कहता है लागत में 10% वृद्धि हो गया, मतलब 100 कितना हो गया 110 हो गया, लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहा, मतलब 420 ही रह गया। यहाँ से प्रॉफिट निकल जाएगा। 420 में बेचा है 110 में ख़रीदा है, यानी प्रॉफिट क्या हो जाएगा 310 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। पूछ रहा है कि क्या विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ होगा। लाभ जो है कितना है 310 है। लाभ जो है विक्रय मूल्य का कितना परसेंट पूछ रहा है। जनरली लाभ क्रय मूल्य पर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे लाभ जो है क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। सॉरी, यहाँ जो लाभ है वो विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यानी लाभ जो है वो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है। तो विक्रय मूल्य कितना है 420 है, तो 310 जो है 420 का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है आपसे। जहाँ विक्रय मूल्य पर पूछेगा हम वहाँ विक्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा रहा है तो हम क्रय मूल्य पर लाभ निकालते हैं। अब बस इसको सॉल्व करना है, 0 से 0 कट हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 3100/42। यहाँ देखिए 42 को 3100 से भाग देते हैं। 4 7 28, 7 दूना 14, 4 7 28 1 29,
ये हो जाएगा 16 0 4 चौ 16, 4 और में तो नहीं लग पाएगा, 4 और में लगाएंगे तो 160 से पार कर जाएगा, मतलब 74 से थोड़ा सा कम होगा, 74 से थोड़ा सा कम डेटा आएगा, नहीं 73 पॉइंट कुछ आएगा। तो 73 पॉइंट कुछ आपका एक ही ऑप्शन में है। लास्ट आपका सवाल है, कहता है एक सर्किल ड्रॉ करते हैं पहले। बाह्य बिंदु F से सीधी रेखाओं का एक युग्म वृत्त को A और B पे प्रतिच्छेद करता है। सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है, बाह्य बिंदु F से, बाहर में कोई एक बिंदु कहीं पे F ले लेते हैं, बाहर में कहीं पे एक बिंदु ले लिए F, बाहर बिंदु F से सीधी रेखाओं का एक युग्म वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ देखिए A और B पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, कह रहा है F भी बड़ा है आपका F से, F भी देखिए यहाँ से यहाँ तक डेटा है, F से बड़ा दिख रहा है। फिर क्या कहता है, C वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, C कहीं पे लेते हैं वृत्त पर, वो क्या है, एक स्पर्श रेखा है। O वृत्त का केंद्र है, O यहाँ पे कहीं पे केंद्र ले लेते हैं। ACF बराबर 50 है, A को C से मिला देते हैं और C को F से मिला देते हैं। ACF ये वाला कोण आपका कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। ACF आपका 50 है। AFC 30 है, AFC ये वाला कोण आपका है, AFC ये वाला कोण आपका है कितना, 30 है। तो कहता है AOB बताइए, AOB ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसको मिला लेते हैं हम, O को C से मिला लेते हैं, O को C से मिला लेते हैं। ठीक है, मिला लिए। इसके बाद देखिए ये क्या आपका है, O को C से मिला लिए, ये आपका त्रिज्या है, OC क्या आपका है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या है, तो त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, त्रिज्या स्पर्श के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, जिसमें आपका ये कोण आपका दिया हुआ है 50, तो इधर कितना हो जाएगा 40। जब ये 40 हो गया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों त्रिज्या है, OC और OA दोनों क्या है, त्रिज्या है। OC और OA त्रिज्या है, तो चूँकि दोनों त्रिज्या मतलब भुजा बराबर है, तो बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो 40-40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला कोण, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं CAB, ये पूरा कोण का बात कर रहे हैं। CAB ये वाला कोण CAB, ये कोण क्या हो जाएगा, AFC का बहिष्कोण है। AFC का क्या है, बहिष्कोण है। AFC इस त्रिभुज का क्या है, बहिष्कोण है। ये वाला कोण क्या है, बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण आपका क्या होता है, दोनों अंतः कोण के योग के बराबर है, 30 + 50 80 के बराबर होगा। तो जब ये पूरा कोण आपका 80 हो जाएगा, ये पूरा कोण आपका 80 होगा, जो लाल से इंगित कर रहे हैं 80 होगा, ऊपर 40 दिया तो नीचे भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो जब ये 40 है और ये दोनों त्रिज्या है, ये वाला और ये वाला दोनों त्रिज्या है, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 40 80, तो ऊपर वाला कोण कितना हो जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा।